लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अखिलेश ने पोस्ट किया है। अभ्यर्थियों में सरकार के खिलाफ संदेह है, ये अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है। उन्होंने लिखा, परीक्षा के लिए सरकार 3 महीने का समय मांग रही है। आरक्षण विरोधी सरकार परीक्षा को टालना चाहती है। बीजेपी का असली चेहरा जनता ने देख लिया है। ये तमाम बातें जो हैं अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कही हैं। जनता भाजपा की सूरत और सीरत पहचान गई है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर अखिलेश ने पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा कि अभ्यर्थियों में सरकार के खिलाफ संदेह है। परीक्षा के लिए सरकार ने 3 महीने का वक्त मांगा है और आरक्षण विरोधी सरकार परीक्षा को टालना चाहती है। बीजेपी का असली चेहरा जनता ने देख लिया है। जनता भाजपा की सूरत और सीरत पहचान गई है। ये तमाम बातें जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखी हैं और अपना समर्थन भी दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट कर उन्होंने लिखा है, 69,000 शिक्षक भर्ती ये जो मामला है उसमें सरकार के खिलाफ संदेह में अभ्यर्थी है और परीक्षा के लिए सरकार 3 महीने का वक्त मांग रही है। आरक्षण विरोधी ये सरकार है और ये चाहती है कि सरकार चाहती है परीक्षा को टालना। वहीं अखिलेश ने ये भी लिखा है कि बीजेपी का असली चेहरा जनता ने देख लिया है और जनता भाजपा की सूरत और सीरत पहचान गई है। भारत बंद को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जो है वो आरक्षण को लेकर उठ रही आवाज़ को समर्थन दिया है। जो भारत बंद का ऐलान किया गया है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। भारत बंद को लेकर अखिलेश यादव ने अपना समर्थन दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर अपना समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है। और डीपी यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से यहाँ पर आरक्षण के खिलाफ लगातार आंदोलन की बात कही जा रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी अपना समर्थन दिया है, क्या कहेंगे इसे लेकर? जी निश्चित रूप से देखिए, आरक्षण को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। आरक्षण के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की भी नीयत ठीक नहीं है और अभी हम लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में देखा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को समाप्त करने की साजिश किया था, उसपे हाईकोर्ट ने उसको फटकार भी लगाई और नई सूची जारी करने के लिए कहा। तो आरक्षण देखिए एक कोई मतलब किसी के प्रति एक कोई भीख नहीं है, ये तो अधिकार है, लोगों को दिया गया है, संविधान के द्वारा दिया गया है। तो निश्चित रूप से इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि सरकार को लोगों की सुरक्षा करे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है, भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा है,
उसमें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कोई करता है तो उसका पूरा विरोध करेगी। अच्छा डीपी यादव जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ है और उस बिना पर आरक्षण दिया जाएगा। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं जो सीजेआई ने कहा? जी देखिए, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की बात नहीं है। बात यह है कि आरक्षण के ऊपर ही प्रहार किया जा रहा है ना, आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको हमें समझने की जरूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जो आरक्षण खत्म करने को लेकर आंदोलन की बात कही जा रही है उसे अपना समर्थन दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। अब बात करेंगे इटावा से खबर की, जहां आगरा कानपुर हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शवों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। हादसे की वजह चालक को झपकी आना माना जा रहा है। संभल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि फॉर्च्यूनर गाड़ी से राह चलती महिलाओं को निशाना बनाकर चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस गिरोह की 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 7 लाख रुपए के सोने के जेवर बरामद हुए हैं। एक ई रिक्शा के अंदर कुछ महिलाओं द्वारा ऐसा उन्होंने संदेह जताया था कि नकबजनी कर ली गई है। इस सूचना पे का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना गुन्नौर की पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू किया जिसके अंदर एक फॉर्च्यूनर उन्हें संदिग्ध लगी और दिनांक 19 को एक फॉर्च्यूनर के अंदर फिर वही 3 महिलाएं घटना कारित करने के लिए इंदिरा चौक बबराला में आईं, जहां पे 2 महिलाओं की पहचान जो पीड़ित महिला थी उसके द्वारा की गई और थाना गुन्नौर की फोर्स ने उन्हें तुरंत हिरासत में लिया। उसके बाद पूछताछ में सामने आया कि एक व्यक्ति है मोहन, उनकी पत्नी मनीषा, उनकी माता विमलेश और उनकी बहन ममता एक गैंग चलाते हैं जो कि महिलाओं की चेन स्नैच करते हैं और टप्पेबाजी करते हैं जिससे महिलाओं को पता भी नहीं चलता है। ये कई घटना पहले भी कर चुके हैं। कन्नौज में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में फरार पीड़िता की बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे लेकर एसपी का कहना है कि 5 से 6 साल से बुआ नवाब सिंह के संपर्क में थी। दुष्कर्म वाले दिन भी दोनों के बीच कई बार बात हुई थी, जिसके बाद बुआ लखनऊ से सीधे कॉलेज पहुंची थी। उन्होंने कहा कि पुलिस साजिश करता बुआ को कोर्ट में पेश कर कोर्ट से बुआ को रिमांड में लेने की अपील करेगी। तत्समय मौके पे लड़की की बुआ भी मिली थी। शुरुआत में वो विवेचना में सहयोग करी थी, मुकदमा भी लिखाने आए थे। जब लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था तो वहाँ पे ये विघ्न डालने लगे, असहयोग करने लगे। अगले दिन जब लड़की के माता पिता आए तो उन्होंने ये भी बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी, इन लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने भी इन पे आरोप लगाए। जब इनको पूछताछ के लिए थाने पे बुलाया गया तो ये फरार हो गई। तब से ये लगातार वांछित चल रही थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी विभिन्न टीमें लगी हुई थी। दिल्ली एनसीआर एरिया में इनकी सर्च की जा रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि ये वापस से कन्नौज के लिए आई है। सूचना पे आज थाना कन्नौज पुलिस द्वारा तिरवा क्षेत्रांतर्गत इसकी गिरफ्तारी। अब रुक करेंगे शामली से खबर का, जहां थाना झिझाना क्षेत्र के चौसना गांव में एक युवक ने फावड़े से वार कर अपनी मां की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया गया कि आरोपी युवक कई दिनों से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था।
अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की गैंगरेप के आरोपी के साथ मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। आपको बता दें कि 17 अगस्त को गैंगरेप की पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने गैंगरेप के अन्य 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जनपद अंबेडकर नगर के थाना राजे सुल्तानपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 240/24 में नामजद 3 आरोपियों में से 2 को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तीसरा अपराधी जो अभी तक फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थी। आज सूचना प्राप्त हुई कि चोरमरा जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास जगह है, वहां पर वो कहीं भागने की फिराक में खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। पुलिस से गिरता देख अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायरिंग में अपराधी घायल हुआ है, जिसको गिरफ्तार कर इलाज है तो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान गोली लगने से 2 बदमाश समेत 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। क्षेत्र के अल्लेदारपुर रोड पीर के पीछे बाग में कुछ गोकस एक गाय को काटने की फिराक में हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके की घेराबंदी की गई। गोकस पुलिस पार्टी से घेरा देखकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किए। पुलिस द्वारा भी अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की गई, जिससे 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। मौके पर पुलिस को एक बंधी हुई गाय, 2 तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल व गोकसी के औजार बरामद हुए। पुलिस द्वारा घायल बदमाशों से पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम शहजाद सनाब मोहम्मद समी निवासी कलालान थाना नगीना, दूसरे ने अपना नाम दानिश कुरैशी सनाब मोहम्मद इलियास निवासी पठानपुरा थाना नजीबाबाद बताया। दोनों अपने थाने के रजिस्ट्रार हैं तथा दोनों पर लगभग 1-1 दर्जन गोकशी, गैंगस्टर एवं अन्य विभिन्न धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। अब रुक करेंगे रामपुर से खबर का, जहां भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस के राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अति दलितों को सवर्णों से नहीं बल्कि अपने वर्णों से खतरा है, क्योंकि इनका हक सवर्ण नहीं बल्कि ये लोग खा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण का आदेश दिया है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि दलितों को बीजेपी नहीं बल्कि मायावती बांट रही हैं, जिन्होंने आज तक अति दलितों के हित में एक शब्द नहीं कहा और उनका शोषण करती रही। जो बिरादियाँ 78 वर्षों से गटर में पड़ी हुई थी, जो नालियाँ निकाल रही थी, सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का ध्यान उस तरफ गया है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, जिस तरह से हरियाणा सरकार ने इसमें कैबिनेट में ये पास कर दिया है कि हम वर्गीकरण करेंगे, इसी तरह से हम उत्तर प्रदेश सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करने आए हैं। ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी से हमने ये अनुरोध किया है कि देश की जितनी भी सरकारें हैं वो उनके लिए आदेश करें कि वो वर्गीकरण लागू करें। उन्नाव में डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीमारी की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि उन्नाव में डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारी के अब तक 15 मामले सामने आ चुके हैं। उन्नाव में सबसे ज़्यादा डिप्थीरिया के चपेट में नवाबगंज, हसनगंज और असोहा ब्लॉक समेत 7 गाँव हैं। विगत लगभग 2 हफ्ते से जनपद सहित प्रदेश के अनेक जनपदों में डिप्थीरिया केसेस निकल रहे हैं। हमारे यहाँ भी डिप्थीरिया के 15 केस हैं और हम लोग इसके लिए जिन ब्लॉकों में निकल रहे हैं वहाँ पे हमने विशेष अभियान चलाकर पिछले 1 सप्ताह से वैक्सीनेशन बच्चों को कराया है। DPT सेकेंड बूस्टर जो 5 से 7 साल में रखता है और TD 10 और 16 जो बच्चों को लगाया जाता है, 10 साल और 16 साल लगाया जाता है। इनके लिए हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हमारे 3 ब्लॉक्स में केस ज़्यादा हैं, सोहा,
हसनगंज, नवाबगंज, तीनों जगह ही MOSIS की देखरेख में एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं। असोहा में, सैरावा में, वहाँ पे 7 केस थे, तो उसके लिए डॉक्टर VP सिंह नेतृत्व में काम कराया गया है और सभी बच्चों का वैक्सीनेशन सैरावा में पूर्ण करा दिया गया है। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज थाने के अंतर्गत पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई, जिसे पुलिस ने लालगंज ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रकाश उर्फ JP के 14 से अधिक मुकदमे प्रतापगढ़ और अमेठी में दर्ज हैं। वर्मा तिराहे पे चेकिंग कर रही थी कि मुखबिर द्वारा बताया गया कि सर संज्ञापुर व शीतल मौके में 2 बड़ी चोरी की घटनाएं हुई थी। वही बदमाश फिर कोई घटना करने की फिराक में एक मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। वर्मा तिराहे पे मुखबिर की सूचना विश्वास करके कड़ाई से चेकिंग की जा रही थी, तभी 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए राजेंद्र नगर नहर की तरफ भागने लगे। जवाब उसके परिप्रेक्ष्य में प्रभारी निरीक्षक द्वारा भी लगातार पीछा करते हुए। अब सीधे रुख करेंगे गैरसैंण के भराड़ी सैंड का, जहां पर सत्र का आगाज हो चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले दिन संबोधित कर रहे हैं। को पता लगा कि जो है कि मेरे चुनाव का रिजल्ट ऐसा हो गया है, तो वहीं से उन्होंने मुझे फोन मिलाने की कोशिश करी और जब मेरा फोन नहीं मिला तो उन्होंने स्वतः ही जो है वहां से घोषणा कर दी कि मेरे लिए जो है वो सीट खाली कर देंगे और माने कि मैं फिर मेरे पास आए वहाँ से, और आने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि चूँकि आप तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आ गई थी, और उन्होंने तब मुझे कहा, मैं 2-3 बार रात को आ जाते थे और सत्र चल रहा था, तो मुझे बोले कि मैं विधानसभा नहीं जाऊँगा, मैं सत्र में नहीं भाग लेना चाहता हूँ। मैंने मन से जो है मान लिया कि मैं अब विधानसभा का सदस्य नहीं हूँ। तो उनका जो ये प्रेम था, स्नेह था, उसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता हूँ। ऐसे त्याग की मिसाल बहुत कम मिलती है और इसके लिए मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूँगा कि ऐसे कठिन समय में मैं सुना करता था कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोग बहुत लोगों की सहायता करते हैं, और मुझे पहली बार अपने जीवन में एहसास हुआ कि कैलाश दा ने जब मुझे जो है इस प्रकार से किया, और इस सदन को मैं आज ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे कैलाश गहतोड़ी जी चंपावत की देकर गए, मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अपना हर पल समर्पित रहूँगा, और उनके जो सपने थे उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उस क्षेत्र के नौजवानों के लिए, उस क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए, माताओं बहनों के लिए, उनको निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी का जन्म 15 अगस्त 1968 को चंपावत के ग्राम सेल्ला में हुआ था। कैलाश जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने 2003 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। इसके बाद लगातार विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर सक्रियता के बाद 2009 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। 2015 में जब वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए, तब भी उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और समाज के प्रति अपनी निष्ठा से राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2017 में उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव जीता। 2022 में BO चंपावत से पुनः विजय हुए। स्वर्गीय गहतोड़ी जी के उत्कृष्ट कार्यों और जनसेवा के प्रति उनके अटूट समर्पण के कारण 2018 में उत्तराखंड रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया, और उन्होंने विधायक रहते हुए अपने व्यक्तिगत खर्चे पर 200 निर्धन कन्याओं का विवाह और 50 गरीब व्यक्तियों का इलाज भी करवाया। यह उनका एक समर्पण था समाज के प्रति। यह दिखाता है कि वो अपने पद का उपयोग केवल राजनीति के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए करते थे। वन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। दुर्भाग्य से जनवरी 2024 में उनका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ गया और वह पुनः कैंसर से ग्रस्त हो गए। 3 महीने तक उनका उपचार अनेक जगहों पर हुआ, उनको उससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। 3 मई 2024 को उनका दुखद निधन हो गया। उनके जाने से मैंने एक अत्यंत प्रिय साथी, सहयोगी, मित्र, बड़े भाई को खो दिया है। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान
मैंने देखा उस दौरान कि हर राजनीतिक दल के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए। उस दिन हर किसी की आंखें नम थी। उनके निधन से राज्य के एक समर्पित नेता और समाज सेवी को खो दिया। इस सदन की ओर से हम सभी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अंत में मैं कैलाश जी के लिए बस यही कहूंगा कि दृढ़ निश्चय लेकर विकास के जिस पथ पर बढ़े थे आप, उस पथ पर चलकर आदर्श चंपावत का सपना अवश्य होगा साकार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती शैला रावत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है और जिस तरह से उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में अपने को मजबूती के साथ स्थापित किया और इससे स्पष्ट होता है कि उनकी एक मजबूत पकड़ थी और निश्चित रूप से उनका सामाजिक सरोकारों से गहरा जुड़ाव, गहरा रिश्ता रहा। सरलता और चालुकता उनकी विशिष्ट पहचान थी। हम समझते कि वह नारी शक्ति की प्रतीक भी थी। उनका जीवन परिचय उनके राजनीतिक जीवन के दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन को परिदर्शित करता है। पहली बार सन 1997 में अगस्तमुनि विकासखंड की प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुई और 2003 में राज्य गठन के पश्चात जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का अवसर मिला, निर्वाचित हुई और पुनः कालीपट जिला पंचायत के सदस्य के रूप में 2008 में उनका निर्वाचन हुआ और इसी तरह 2012 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में उनका निर्वाचन हुआ। उत्तराखंड विधानसभा की सार्वजनिक उपक्रम निगम समिति के सदस्य के रूप में 2013-14 में उत्तराखंड विधानसभा के सार्वजनिक उपक्रम निगम समिति की सभापति के रूप में, सरकारी आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में 2014 से 16 तक सरकार में भी उन्हें सेवा करने का अवसर मिला और शिक्षा